सारी खबरें दिखाएंगे, दुनिया जहां की भी आपको 6 महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे और बात क्राइम से लेकर बिजनेस की भी करेंगे। खेल से जुड़ी हुई जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे और मनोरंजन की खबरों से आपका भी मनोरंजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 का सिक्सर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर बिहार में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। गोपालगंज में हिंदू सनातन समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, विरोध जताया है। आपको बता दें कि सासाराम में राष्ट्रीय भारतीय समाज संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और इस विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। कटिहार में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले शांति मार्च निकाला गया। भागलपुर में भी मौन प्रतिरोध मार्च निकाला गया। राष्ट्रीय भारतीय समाज और श्री श्री गौशाला के तहत लोगों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। सिवान में भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर सभा की गई। पटना में भी राष्ट्रीय भारतीय समाज के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार से तत्काल इस मामले पर ध्यान देने की मांग की गई। ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, गोपालगंज, सासाराम, कटिहार, पटना, सिवान, भागलपुर, जहां पर आंदोलन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में जिलावार समीक्षा और कोर कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक को लेकर दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि बीजेपी के 45 संगठन जिला हैं और संगठन के स्तर पर सभी जिलों में परिसीमन किया जा रहा है ताकि पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। पूरे बिहार के विभिन्न जिला के कोर कमेटी का बैठक चल रहा है। ये लगातार अभी 3 दिन और चलेगा। हमारे अभी 45 संगठन जिला है। सरकार का जो राजस्व जिला है वो 38 है। भारतीय जनता पार्टी का 45 संगठन जिला है। हम लोग परिसीमन अपने पार्टी में कर रहे हैं और डिलिमिटेशन करके 45 से इसको हम लोग करीब 51 से ज्यादा जिला यानी 6 से 7 जिला और बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे कि प्रबंधन आसानी से हो सके और चुनाव का जो 2025 का ये है हमारा यहां से प्रबंधन भी अच्छा हो। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में 86 बूथों पर मतदान हुआ। हालांकि एक बूथ पर आरजेडी प्रत्याशी गोपी किशन ने जमकर हंगामा किया। दरअसल आरजेडी प्रत्याशी को सूचना मिली कि जनसुराज के कैंप में पर्ची के साथ लोगों को पैम्पलेट और पैसे दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर गोपी किशन ने सवाल उठाया और इसकी सूचना जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को दी। ये धनसुराज अपना धंधा करे बंद, समाज को विकृत करने का काम करे बंद। इस तरह से कैंप के सामने प्रचार कर रहे हैं और प्रशासन क्या कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे धन पशुओं से बच के रहिए। प्रबुद्ध साथी हैं आप लोग, पढ़े लिखे हैं, ऐसे धन पशुओं से बच के रहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र में एनडीए को छप्पर फाड़ बहुमत मिला, उसी तरीके से 2025 के चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सभी सीट पर जीत हासिल करेगा और नीतीश कुमार की यात्रा पर हो रही सियासत पर भी उन्होंने जवाब दिया है। महाराष्ट्र में सभी की सभी सीटें एनडीए ने जीता है। बिहार में भी तैयारी है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी सीटें बिहार की जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीते। एक सवाल और है सर, मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकल रहे तो क्या उसमें आप लोग की भी सहयोग होगी? देखिए, नीतीश कुमार जी लगातार पिछले 20 वर्षों से लगातार यात्रा करते रहे, आगे भी यात्रा करें। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री के तापमान में यात्रा कर चुके हैं। उनकी यात्राओं की वजह से दूरगामी योजनाएं कारगर तरीके से जमीन पर उतरी है। बिहार के लोगों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं और विश्वास नीतीश कुमार के साथ है। मुख्यमंत्री बने हैं, शायद देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जो लोगों के बीच में जा करके और यात्रा पे निकलते हैं। वो 4 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक में यात्रा करते हैं और उनकी यात्रा का असर है कि जब तो पहले का मुख्यमंत्री लोग क्या करते थे कि सुबह गए और दोपहर में पटना लौट गए। तो जिला हेडक्वार्टर और गांव तक में जा कर के रुकते हैं। उसका असर होता है कि जब बिहार में जो बहुत सारा काम आपको ज़मीन पे दिखाई पड़ता है, उस यात्रा का ही असर, इसलिए यात्रा का मुखौटा भी उन्हें बताया गया। अब इस सब पे कोई टिप्पणी करना, अब जिस तरह के लोग होंगे उनकी यही भाषा अपेक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री को लेकर के इस तरह की भाषा, तो लोगों के बीच में नीतीश कुमार हैं, वो ध्यान रखिए। अभी लोकसभा चुनाव और आपको बाई इलेक्शन हुआ है, लोगों का आशीर्वाद, शुभकामना, विश्वास नीतीश कुमार के प्रति। तेजस्वी जी भी यात्रा पर हैं, कार्यकर्ता संवाद नहीं, यात्रा। करना चाहिए बिल्कुल, जा करके और कार्यकर्ता को में सुधार भी करना चाहिए, जो उनके कार्यकर्ता कह रहे सरकार आएगी तो हमने बिहार को और बदलने। कहाँ से आएगी? अभी तो हुआ है बाई इलेक्शन, सरकार उड़कार नहीं आने वाला है उनका। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को एक खत लिखा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से आवेदन करने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को लेकर अपील की है और आवेदन के लिए 5 दिन और समय की मांग की है। साथ ही परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ाने की मांग की। आइए बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। अररिया से ये बड़ी खबर, चुनावी रंजिश में दबंगों का कहर। देखिए, पैक्स चुनाव जीते उम्मीदवार पर हमला हुआ। नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष जयप्रकाश मेहता के परिजनों पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया है। एक बच्चे की मौत हो गई है, इसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। 5 लोग घायल हैं। हारे हुए प्रत्याशी पर आरोप लगाया गया है। भरगामा के खुटहा वैद्यनाथपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। हारे हुए प्रत्याशी ध्यानी यादव पर दरअसल आरोप लगा है। आगे थोड़ा उसके घर से आगे निकल गए तो पहले दूसरा भी बात था एंट्री वो लेकर के। इसके बाद जो है कि हम लोग को ट्रैक्टर से उसमें सिलेंसर जुड़ा हुआ था, वो ट्रैक्टर लेके आया कि मतलब रोशनी बंद करके, उसके बाद हम लोग कुएसा लगा हुआ था, नहीं देख पाए, डायरेक्टर सबको चढ़ा दिया। और एक बड़ी खबर पटना से, जहां पर अपराधियों ने किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना फतुहा थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव की है। बताया जा रहा है कि 64 साल के दुकानदार किशोर सिंह सुबह में दुकान खोलने के बाद सफाई कर रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने आकर उन्हें गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल घटना के कारणों को लेकर परिजन कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। फतुहा थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव में एक 64 वर्षीय व्यक्ति राजकिशोर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक व्यक्ति नीचे उतर के उनको जब वो दुकान खोल रहे थे उसी समय पीछे से गोली मार दिया। इस घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मिले हैं, जल्द ही इस कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को वीडियो कॉल पर धमकी देने के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी रामबाबू राय ने पूर्णिया पुलिस से पूछताछ में यह कबूल किया है कि सांसद के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी राजेश यादव के कहने पर उसने पप्पू यादव को धमकी दी। फिलहाल आरोपी रामबाबू राय को थाने से जमानत मिल गई है। पूरे मामले पर एसपी ने कहा है कि रामबाबू से पूछताछ में पप्पू यादव के नजदीकी राजेश यादव का नाम सामने आया है। पुलिस अनुसंधान करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। गिरफ्तार अभियुक्त रामबाबू राय का संबंध हालांकि किसी भी गिरोह से नहीं है। उसने अपने बयान में यह बताया है कि अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा और लोकप्रियता और पैसे के लालच में उसने ये सब किया है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पकड़ाया व्यक्ति थे उसके द्वारा बताया गया है। हम लोग अभी इसमें एविडेंस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इसमें आगे जब एविडेंस के आएगा वो शासकीय कार्रवाई की जाएगी, आपको बताएंगे। सर, राजेश यादव का नाम तो आ गया सर बयान में, तो राजेश यादव का होगा ना सर, कहाँ का है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस तरह से वो दिया है, जो उनके द्वारा बताया गया था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें ये हम लोगों के अभी अनुसंधान का विषय है कि इस पे क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट वगैरह है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के बड़ा दाऊद गांव में देर रात एक शिक्षक के घर में अचानक से ब्लास्ट हुआ। हालांकि ब्लास्ट सामान्य था, लेकिन घर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। घर में दादी पोती सोई हुई थी, जिन्हें हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। घर के किचन में एक डब्बा था जिसमें तार जोड़ा गया था और तार को खिड़की से बाहर निकाला गया था। फिलहाल पुलिस किसी बड़ी साजिश से इनकार कर रही है। क्या लग रहा है कि किसी ने, उनके किसी पड़ोसी ने या किसी दुश्मन ने इस तरह से किया है, उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। क्या लग रहा है? सिलेंडर नहीं, वो सिलेंडर में विस्फोट का नहीं था, वो आप लोगों को भी पता होगा, कोई पेंट का ये था, पेंट का डब्बा था, उसके ढक्कन को वो
दीवार में सटा दिया था, उसमें 2 तार लगा दिया था, तो वो विस्फोट हुआ हल्का। और अब बात देश विदेश की कर लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी में शपथ ली है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान कई फिल्मी हस्तियां भी वहां पर मौजूद रहीं। किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो ये बात हो गई महाराष्ट्र की। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हो गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें आपको बता दें कि जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन ने कई नए चेहरे पर भी भरोसा जताया है। आपको बता दें कि चमरा लिंडा, शिल्पी नेहा तिर्की और सुदीव्य कुमार के साथ 11 विधायक मंत्री बने। कांग्रेस के राधाकृष्ण किशोर ने सबसे पहले मंत्री के रूप में शपथ ली। उनके बाद दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद और रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदीव्य कुमार और शिल्पी नेहा तिर्की ने मंत्री पद की शपथ ली। या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल में लोग बाबर का काम दोहरा रहे हैं। बाबर के सिपहसालार ने यही किया था। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश और संभल में जो हो रहा है उसका डीएनए एक है। 500 साल पहले बाबर ने भी यही किया था। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपहसालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। यूपी के संभल में हुए हिंसा पर सीएम योगी सख्त हैं। उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों से वसूली की जाएगी। संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बलवाइयों ने 1 करोड़ की संपत्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन प्रशासन ने उपद्रवियों से नुकसान की वसूली करवाने का भी फैसला कर लिया है। प्रशासन ने नुकसान का अब आंकड़ा भी जारी कर दिया है। संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है और ऐसे में अब आपको बताते चलें कि प्रशासन ने जो नुकसान, जितना भी नुकसान हुआ है उसकी वसूली करवाने का फैसला कर लिया है। तो प्रशासन ने नुकसान के जो आंकड़े हैं उसको भी जारी कर दिया है। और देखिए, दुनिया में एक बार फिर से भारत का डंका बजा है। इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की आर्थिक पहलों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल पर बात करते हुए इसकी तारीफ की। उन्होंने भारत में लघु और मध्यम आकार के उद्यमियों यानी कि एसएमई के लिए स्थिर परिस्थितियां बनाने के प्रयासों के लिए भी भारत सरकार और उसके नेतृत्व की सराहना की है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्थापित करने के लिए रूस की तत्परता व्यक्त की है। आज भारत और रूस के संबंधों में their products. I know that Prime Minister Modi has a similar program, Make in India, and this is very similar program to ours, and we would be ready to place our manufacturing sites in India. Also, the biggest investment in the Indian economy to the tune of $20 billion by Rosneft happened not long ago, and the Prime Minister of India and the government of India have been creating stable conditions and this is because the Indian leadership has been pursuing India comes first policy, and we believe that investments in India are profitable. इसरो ने आखिरकार इतिहास रच दिया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई है। इसके पहले बुधवार को कुछ तकनीकी खामी के कारण भारतीय स्पेस एजेंसी ने लॉन्चिंग को टाल दिया था। लॉन्चिंग के लिए इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया।
आपको बताते चले कि प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन आपको बताते चले कि ये पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइट सैटेलाइट है और प्रोबा 3 मिशन के तहत कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया है। यह सैटेलाइट सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई है। और देखिए प्रोबा 3 क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये आपको बता रहे हैं। प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है। प्रोबा 3 में 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं और कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और ऑकुलेटर स्पेसक्राफ्ट। प्रोबा 3 सूर्य के आंतरिक वायुमंडल की तस्वीर लेगा और 2 अंतरिक्ष यान इसमें शामिल हैं प्रोबा 3 में। और देखिए कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और ऑकुलेटर स्पेसक्राफ्ट है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इसमें प्रोबा 3 जो है वो सूर्य के आंतरिक वायुमंडल की तस्वीर भी लेगा और इस मिशन में सूर्य की गर्मी और सौर तूफान का पता लगाया जा सकेगा। और बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सलमान खान की। सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। देखिए मुंबई के दादर में एक अज्ञात शख्स उनकी फिल्म की शूटिंग एरिया में बिना परमिशन के घुस गया। जब क्रू ने उनको टोका तो उसने सलमान खान के सामने कहा कि बिश्नोई को बोलूं क्या। इसके बाद सलमान की सिक्योरिटी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुंबई का ही रहने वाला है। बता दें आपको सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लगातार धमकियां मिल रही हैं। गैंगस्टर 1998 के काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को आरोपी मानता है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। सुपरस्टार को पिछले महीने ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उनका नाम जोड़ने वाले गाने की वजह से धमकी मिली थी। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगभग 28 साल के बाद फेंसिंग प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचे हैं। कई राज्यों से लगभग 800 से भी ज्यादा खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। बता दें आपको एक लंबे इंतजार के बाद पटना में फेंसिंग हो पा रही है। आने वाले दिनों में कई और फेंसिंग प्रतियोगिताएं कराने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ फेंसिंग का कंपटीशन हो रहा है और दिस क्रेडिट गोज टू द बिहार डायरेक्टर स्पोर्ट्स सीएम साहब और हमारे रमाशंकर जी ने जो कोशिश करी है। और मैं सोचता हूँ इट्स ए वेरी सक्सेसफुल टूर्नामेंट जो चल रहा है। ये वी हैव नॉट रिसीव एनी कंप्लेन फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। ये 1994 में इसके पहले हुआ था। उसके बाद 27 वर्षों के बाद बिहार सरकार के जो काम स्पोर्ट्स में काम हो रहा है उसको देखते हुए हम लोग में एक नया उमंग आ गया है और खिलाड़ी बहुत से यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग चल रहे हैं 5-6 जगह। इस कारण यहाँ पर टूर्नामेंट कराना बहुत ज़रूरी हो गया था। इससे बच्चे को मोटिवेशन मिले। और इस बीच देखिए दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली में ग्रैब 2 लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से ग्रैब 4 हटाया है। दिल्ली में ग्रैब 4 हटा दिया गया। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण की हालत में थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन फिर भी ग्रैब 2 लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से ग्रैब 4 को हटा दिया है, लेकिन ग्रैब 2 लागू रहेगा वायु प्रदूषण को देखते हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों